हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की यूनिट 4 को चेकआउट, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। और सारे टॉपिक्स जो हैं वो लेटेस्ट सिलेबस 2024-2025 के अकॉर्डिंग है। तो जो भी ऐड हुआ है सिलेबस वो भी दिख जाएगा आप लोगों को यूनिट के कंटेंट्स में। तो चलो कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या हैं। ये है हमारी यूनिट कंटेंट्स। पहला दे रखा है कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर क्या होता है। सेकंड दे रखा है डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है। डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN। तो इतने कंटेंट है जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पिछली बार के कंटेंट से इस बार एक नया कंटेंट जुड़ा है जिसका नाम है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो ये देखने वाले हैं। ओके। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी अगर कोई डिसेबिलिटी भी है, डिसऑर्डर भी है, तो सबको कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। ठीक है। जितने भी CWSN वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, वो याद रखना आप लोग। पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाला है डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। ठीक है। हम लोग उनको डायरेक्टली कुछ हम जो बोलते हैं वैसे बोल नहीं सकते कि यार पागल है या ऐसा अपंग है या ऐसा कोई सा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए हम प्रॉपर मैनर में वर्ड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशियली एबल्ड। तो ओके, पूरे चैप्टर में दिखने वाला है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिसेबिलिटी। तो भैया डिसेबिलिटी की बात करी जाए सरल भाषा में, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से बताई गई है। पर अगर अपन मोटे मोटे तौर पर अगर डिसेबिलिटी को समझना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि यार कोई सी भी बॉडी का हमारा फंक्शन अगर वर्क नहीं कर रहा है ना, या बॉडी में कोई से भी पार्ट में फंक्शनिंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर डिसेबल, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी वहाँ पे बॉडी फंक्शनिंग में लिमिटेशन लग गया है ना, कहीं से रेस्ट्रिक्शन कर लग गया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है कि डिसेबिलिटी इज एन एम्पायरमेंट दैट में बी कॉग्निटिव हो सकती है, डेवलपमेंटल हो सकती है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल एक्सेट्रा हो सकती है। और कब हो सकती है तो भाई बर्थ से भी हो सकती है, लाइफ टाइम भी हो सकती है आप लोगों को। ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना है कि कोई सी भी बॉडी के फंक्शनिंग में आपके अगर लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन लग जाए दैट मीन्स यू आर डिसेबल। ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान भाषा में आपको डेफिनेशन दे दी है। यही लिख के आओगे तो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मिलेगा आप लोगों को, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है यार, डिसऑर्डर के लिए भी हम पर्टिकुलर डिफरेंशियली एबल्ड ही यूज करेंगे, है ना। डिसऑर्डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम कहीं ना कहीं मेंटली डिसेबिलिटी जो होती है ना, उसी को हम कन्वर्ट करके डिसऑर्डर में पढ़ते हैं। मतलब किसी का मेंटली दिमाग डिस्टर्ब हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, डिसऑर्डर बोलते हैं। देखो इसके अंदर भी क्या लिखा है, डिसऑर्डर इज द प्रॉब्लम डिस्टर्ब्स mental function. It is an abnormality of mental state like साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है। तो ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है। इसकी आसान भाषा में अब यही होती है कि डिसऑर्डर इज अ प्रॉब्लम और इलनेस विच डिस्टर्ब द फिजिकल और मेंटल बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ये आप लिख के आ सकते हो। 1-2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। अगर आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार डिसऑर्डर भी बताओ, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर भी बताओ, तो आप लोगों को पूरे लिख के आना है। अब टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर भी होते हैं, है ना। वैसे तो आपकी लेटेस्ट बुक की सिलेबस में इनको डिफाइन नहीं किया गया है, फिर भी बट आपको फुल फॉर्म्स इनके आने चाहिए, उनके थ्रू ही आप लोग समझा दोगे। ठीक है। तो मैंने फुल फॉर्म्स लिख दिए। सबसे पहला डिसऑर्डर होता है ADHD, जिसका मतलब होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अटेंशन हाइपर एक्टिव मतलब जो फोकस नहीं कर पाते, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड दे रखा है SPD, नाम का पास फुल फॉर्म लिखा हुआ है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब जिनकी सेंसस वर्क करना कम कर देती है, ऐसे बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड दे रखा है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD का मतलब याद रखना हमेशा, यहाँ पर ASD वो वाले बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं सोशली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना, कहीं ना कहीं इंटरेक्ट नहीं कर पाते समाज के साथ। ठीक है। वो बच्चे किसके अंदर आएंगे, ASD के अंदर आएंगे। फोर्थ दे रखा है हमारे को ODD, फुल फॉर्म है ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 11th क्लास में। ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसे बच्चे ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर में आते हैं जो थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सेल होते हैं, कुछ भी काम बोलोगे तो नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे बच्चे इसके अंदर आते हैं। एंड दे रखा है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है,
इसके अंदर जो बच्चे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली करते हैं, मतलब, और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अनसर्टेनली कुछ बोला गया है तो उसको 2-3 बार कर देंगे। ऐसे बच्चे OSD कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आपको इनके फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं या तो फिर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दे रखा है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी के भी टाइप्स होते हैं जैसे कि डिसऑर्डर के होते हैं। तो सबसे पहला होता है फिजिकल डिसेबिलिटी। हम इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैसी डिसेबिलिटी होती है जो कहीं अपनी बॉडी की फिजिकल पार्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। कि आपका कोई सा भी अपर लिम्ब नहीं है या लोअर लिम्ब के कोई सा पार्ट नहीं है, तो आप वो सब काय के अंदर आएंगे, फिजिकल डिफेक्ट, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आएंगे। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? बर्थ के थ्रू हो सकती है, आपको जेनेटिक डिफॉल्ट हो सकता है, या आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या इन्वायरमेंटल कॉज के थ्रू आप लोगों को कुछ चीज़ हो गई हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हो गया भैया, आपका पाँव ही चले गया है, तो आप फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आओगे। या आपकी देखने की क्षमता कम हो गई है, सुनने की क्षमता कम हो गई है ना। या आपको नाक की प्रॉब्लम है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हियरिंग प्रॉब्लम है ना, तो वो सब काय के अंदर आती है, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आती है। आप लोग इतना ही लिख के आओगे फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना। तो कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी किसके अंदर आती है? भाई ना कहीं इसके नाम से ही पता चलता है। लर्निंग डिसेबिलिटी है मतलब उसको लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग की तकलीफ होने लग जाती है। ऐसे बच्चों को, है ना, कहीं समझ नहीं पाते हैं वो लोग। तो ये बच्चे काय के अंदर आते हैं? कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो याद रखना, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक डिफॉल्ट हो सकता है, इन्वायरमेंटल कॉज हो सकता है, कोई सा जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, या ट्रॉमेटिक किसी को शॉक लग गया हो, टेंशन डिप्रेशन के कारण हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण ये डिसेबिलिटी आ सकती है। तो इसके कॉजेज भी लिख के आने हैं आप लोगों को एग्जाम के अंदर, ये याद रखना। सो नेक्स्ट होती है हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसको हम सोशल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में अगर मैंने कहा कि आप डिसीजन लीजिए, है ना, कि ये शुक्ला जी जो कर रहे हैं हमारे घर के सामने, जो कचरा फेंक रहे हैं, क्या ये सही है? तो ऐसे में जो ऐसा बच्चा होता है जिसको ये डिसेबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं डिसीजन ही ले पाता है कि मैं क्या बोलूँ, ओ माय गॉड अब ये क्या हो गया, इसका मैं कैसे आंसर दूं, है ना। उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसेबिलिटी होती है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं बच्चे, है ना। उनमें जजमेंट की क्षमता नहीं होती है, इंटेलिजेंस नहीं होता, रिमेंबरेंस नहीं होता है। ऐसे ही चीज़ें जो होती है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर होती है, ठीक है। तो इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो ये हो सकता है बर्थ डिफेक्ट हो सकती है, आपको जेनेटिक भी हो सकती है, आपको हेड में कोई सी इंजरी हो गई हो या स्पाइन में कोई सी इंजरी हो गई हो, तो ये डिसेबिलिटी आपको हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमको दे रखी है सेंसरी डिसेबिलिटी। जैसा नाम से ही समझ में आता है, इसमें हमारे जो सेंसस ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं वर्क करना कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कॉजेस हो सकते हैं इसके? बर्थ डिफेक्ट हो सकती है, जेनेटिक डिफॉल्ट हो सकता है, एक्सीडेंट, ओवर टेंशन और ट्रॉमेटिक शॉक की वजह से भी हो सकती है। इसमें सुनने की, जो भी हमारे सूंघने का, है ना, या देखने की जो भी सेंसस ऑर्गन्स होते हैं यार, किसी का पता ही नहीं चलता है, पास से निकलता है, तो इससे जो ऑर्गन्स होते हैं महसूस करने वाले, वो सब बंद हो जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर एक लिमिटेशन लग जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी दे रखी है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं और डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है। मतलब फॉर एग्जांपल यार मैं बताऊं आप लोगों को, आपने लोगों ने कोई मिल गया मूवी देखी होगी, ठीक है। उसमें जो उसके कोई मिल गया में जो ऋतिक रोशन के फादर रहते हैं ना, उनको वो जो रहता है वहाँ का जो साइंटिस्ट रहता है वो कुछ इस तरीके से नहीं कर देता है, जिसका दिमाग ही चलता है बंद हो जाता है उनका, है ना। कुछ इस तरीके से कि आप लोग कुछ वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये काय के थ्रू हो सकती है, तो आप लोगों को याद रखना है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक डिफॉल्ट भी हो सकता है, या कैंसर के कारण या कोई इन्वायरमेंटल कॉज हुआ उसके कारण भी ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। तो ये कुछ 5 डिसेबिलिटी बताइए, इनको पूरा लिख के आना है, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सो यार सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन और हमारे इंडिया में भी ये एक फंडामेंटल राइट है कि सब बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। इसी को देखते हुए अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन को लेके प्रोग्राम है ये, जिसमें डिफरेंशियली एबल जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेंटली चैलेंज होते हैं, उनको कहीं ना कहीं देखते हुए ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके थ्रू उनको कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर यही लिख के लाना है। ये सिंपल वर्ड में जो डेफिनेशन दी है आप ये भी लिख के आ सकते हो। क्या दे रखी है? इन सिंपल वर्ड इट कैन बी सेटेड दैट अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज बेसिकली अ स्पेशली डिजाइंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन, है ना। ये आप लिख के आ सकते हो। आपको मार्क्स 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूरे मिलेंगे। अगर
इसमें अगर यही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, तो आप ये भी लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमको बताना है इसके अंदर एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फिजिकल एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के। तो क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव होते होंगे भैया, स्पेशली डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है। तो सबसे पहला क्या होता होगा, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। स्वाभाविक सी बात है कि यार उनको इंडिविजुअलाइज स्पेशल प्रोग्राम दिया जा रहा है इसके थ्रू, तो पहला पॉइंट ये लिख देंगे। सेकंड लिख के आएंगे हम डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स कौन कौन सी होती है, तो सबको पता है फाइन मोटर स्किल होती है और ग्रॉस मोटर स्किल होती है। तो बच्चों की मोटर स्किल डेवलप करना, मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स जो होती है वो छोटी मसल्स पे कर्म करती है, जैसे उंगली पे उनको ब्रश कराना, उंगली की मसल्स, या उनके छोटे छोटे काम करवा बातिंग, है ना, ये सब चीजें करवाना। नेक्स्ट दे रखी है ग्रॉस मोटर स्किल, जो कि हमारी बिग मसल पे काम करती है ना। इसके अंदर हम फिजिकली डेवलप करते हैं बच्चे को, कहीं ना कहीं पीटीआई जो करता है ना कहीं जो बच्चों को दौड़ाना है, उनको उनकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करना है, या स्पाइन मसल्स को सही करना है, या ना उनके आर्म्स लोअर लिम की मसल्स को करना है सही, है ना, तो वो उस पर वर्क करने के लिए ग्रॉस मोटर स्किल का काम होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख के आ सकते हो आप डेवलप सेल्फ स्टीम, उनका सेल्फ स्टीम बूस्ट करना, ऑब्वियस सी बात है। फोर्थ पॉइंट लिख के सकते हो आप इंप्रूव द हेल्थ ऑफ दिव्यांग्स। इस प्रोग्राम के थ्रू उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाता है, उनकी हेल्थ के लिए स्पेशल एजुकेटर लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्थ सही रहे। देन फिफ्थ पॉइंट दे रखा है सोशलाइजेशन एबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, ये लिख के आ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यार कहीं ना कहीं उनको ये भी सिखाया जाता है कि आपको सोशली कैसे इंटरेक्ट होना है, सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है, इसके लिए भी उनको पढ़ाई की जाती है, उनकी पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप ये लिख के आ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए भी कुछ टीचर्स या वेरियस प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं। सबसे पहला होता है काउंसलर। तो काउंसलर का काम क्या होता है कि यार उसके एकेडमिक, उसके सोशल, बिहेवियरल, इमोशनल, ऑल सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी क्यूरी, सब चीज़ों पे डिसीजन लेके डिसीजन मेकिंग बनाना उसको, है ना, हर चीज़ सॉल्व करना, उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ सॉल्व करवाना, काउंसलिंग करना उस बच्चे की कि यार नहीं तुम भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें किसका काम होता है, तो काउंसलर का काम होता है, यही लिख के आना है आप लोगों को काउंसलर के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि यार सेल्फ केयर स्किल्स, मतलब जो उनकी फाइन मोटर स्किल होती है बच्चों की, उनको डेवलप कराना। फाइन मोटर स्किल्स मैंने बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ कि जो छोटी मसल्स होती है बॉडी की उन पे वर्क करवाना। जैसे कि यार अपन ईटिंग कर रहे हैं तो कौन सी हाथ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें छोटी मसल्स है फिंगर्स में, है ना। ड्रेसिंग कर रहे हैं तो भी अपन हाथ का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी छोटी मसल से बात कर रहे हैं, मतलब नहाने में भी हाथों का यूज़ कर रहे हैं। तो जो छोटी मसल्स होती है उनकी सेल्फ केयर स्किल्स होती है, उस पर वर्क कौन करता है, तो उस पर वर्क करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। याद रखना फाइन मोटर स्किल पे वर्क करता है ये। देन हमको दे रखा है फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट का भैया वही काम होता है जो नॉर्मल पर्सन के लिए होता है और डिसेबल पर्सन के लिए होता है। उसका मेन एम क्या होता है कि यार कोई सी भी अगर कोई डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन है, उसको कोई सी इंजरी है या उसकी कोई डिसेबिलिटी है, तो उस पर उसको उसकी फंक्शनिंग करवाना, उसके अगर उसके लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम है तो उसको मूवमेंट करवाना, उसकी फंक्शनिंग करवाना, ताकि यार उसकी इंजरी से वो उभर सके, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट काम तो उसका वही होता है कि इंजरी को मिनिमाइज करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मन से लिख के आना। सो नेक्स्ट दे रखा है हमको रोल ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर को कॉमनली हम पीटीआई बोलते हैं या पीई टीचर बोलते हैं। पीटीआई क्यों बोलते हैं क्या, क्योंकि वो फिजिकल ट्रेनिंग करवाता है आप लोगों को। और पीई टीचर क्यों बोलते हैं, कहीं ना कहीं आजकल हमको एजुकेशन भी ऐड कर दिया गया है पीटीआई के अलावा, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा, क्योंकि हमको उसके बारे में नॉलेज भी तो होना चाहिए कि यार हमारी बॉडी में क्या क्या काम होते हैं, एनाटॉमी क्या होती है ना, फिजियोलॉजी क्या होती है, बुक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, यार कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, सब बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर बच्चा पढ़ता है। तो उसको लेके प्लस कहीं ना कहीं उसकी फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल पे वर्क करवा के उसकी कहीं ना कहीं उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वेलबींग बनाना है। ये किसका काम होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम होता है। तो ये आप मन से लिख के आओगे, ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या वर्क होता है इन CWSN चिल्ड्रंस के लिए। देन नेक्स्ट दे रखा है हमको रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट। तो स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है
कहीं ना कहीं उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनकी जो वोकैब होती है, उनमें उसको सपोर्ट करना, उसको बोलने में उसकी मदद करवाना। कुछ कुछ लोगों को लिपसिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या कुछ कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आता तो सब कुछ है पर बोल नहीं पाते, तो उनकी उस स्किल पे कौन काम करता है? तो स्पीच थेरेपिस्ट करता है। तो याद रखना, जितने भी मैं रोल बता रहा हूँ ये अलग अलग प्रोफेशनल्स के, ये कहीं ना कहीं अपने अपनी चीज़ों में माहिर होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, देन इनको ये टास्क दिए जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को CWSN वाले बच्चों को प्रोफेशनल बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीज़ें हम लिख के आनी है आप लोगों को। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर क्या होता है भैया? तो याद रखना स्पेशल एजुकेटर का मेन काम होता है ओवरऑल बच्चे को डेवलप कराना। कहीं ना कहीं उसकी जो क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाई होती है ना, रेगुलर क्लासेस जो होती है, उसकी मतलब क्या बोल सकते हैं, एकेडमिक के ऊपर वर्क कराता है स्पेशल एजुकेटर। ये याद रख लेना आप लोग। उसका बोल सकते हो आप उसका ओवरऑल मैनेजर होता है वो, कहीं ना कहीं उसकी हर चीज़, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, इवोल्यूशन करवाना स्टूडेंट का, उसका वही काम होता है स्पेशल एजुकेटर का। ये आप लोग स्पेशल एजुकेटर है, ये आप लोग अलग से घर पे भी अपने अपॉइंट कर सकते हो एज ए ट्यूशन, है ना, पर उसका चार्ज अलग ही होता होगा, ठीक है। पर ये स्पेशल एजुकेटर है वो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए ही होते हैं। सो आई होप आप लोगों को सारे रोल क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारा डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो भाई एटिकेट्स मतलब क्या होता है? जो कि हमारे घर में हमको छोटे बचपन से सिखाए जाते हैं कि यार भाई जूते बाहर निकालना चाहिए, है ना, घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, या सुबह उठते से भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए गॉड की। ये सब जो छोटे छोटे से एटिकेट्स होते हैं कि आप बड़ों को देख के पाँव पड़ने चाहिए, वही जो एटिकेट्स होते हैं वो हमको डिसेबल्ड, डिफरेंशियली एबल्ड जो पर्सन होते हैं उनके साथ भी मेंटेन करने पड़ते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। सो उसी को लेके कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है कि क्या एटिकेट्स हमको डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों के साथ रखने चाहिए जब हम उनसे मिलते हैं या ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? हमको शेक हैंड करना चाहिए उनको, है ना, जिससे उनको बहुत अच्छा फील होता है। सबको पता है यार कि अगर हम शेक हैंड करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा नहीं कि वो कहीं ना कहीं डिफरेंशियली चैलेंज है, उनको भी ऐसा महसूस होगा कि यार हम लोग भी नॉर्मल पर्सन है ना। तो हमको सबसे पहले उनको ग्रीट करना चाहिए, अच्छे से शेक हैंड करना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट हम बात कर लें कि यार आप लोग उनको असिस्टेंट प्रोवाइड ना करें। मतलब आप लोगों को बेफुजूल, अगर कोई बंदा व्हील चेयर पे है तो ऐसा नहीं कि आप लोग बेफुजूल उसकी चेयर को घुमाने लग गए। उससे पहले उसको, अगर उसकी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करें, अदरवाइज ना करें, है ना। और क्या लिख सकते हैं आप लोग कि इसके अंदर आप लोगों को एड्रेस करना चाहिए बच्चों उनको, है ना, कि उनके जो भी नाम रहता है उनसे आप उसको एड्रेस करो, या उसका नाम कुछ भी है, वॉट एवर उसका नाम है, जो भी नाम है उसको उस नाम से एड्रेस करो। उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है ना। अगर आप किसी पर्सन के साथ गए हो साथ में मिलने, तो उसको अपने को खुद को भी आइडेंटिफाई करवाओ, सामने वाले को भी आइडेंटिफाई कराओ यार कि भैया हम लोग वहाँ पे मिले थे, आप लोग को पता है कि नहीं पता है। तो उसको बहुत नॉर्मल सा फील होता है ना। अगर कोई बंदा व्हील चेयर पे है तो आपको डायरेक्टली उस पर लीन नहीं हो जाना है ना, जाते से उसके ऊपर बिल्कुल झुक ही नहीं जाना है। तो उसको बहुत अटपटा सा फील होता है कि यार ये इतना, मतलब ऐसा उसको ऐसा रिएक्ट नहीं करना है, उसको लगाना है आप लोगों को कहीं ना कहीं कि यार यू आर ऑल्सो द नॉर्मल पर्सन, ठीक है। उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं कहीं ना कहीं डिफरेंशियली एबल्ड हूँ। मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि, और आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मैंने आप लोगों को वर्ड बता दिया है, डिफरेंशियली एबल्ड ही यूज़ करना है आप लोगों को हर जगह पे, ठीक है। तो ये कुछ एटिकेट्स होते हैं जो हम लोगों को उनके साथ निभाने चाहिए, ठीक है ना। एंड देन और क्या हो सकता है कि यार आप लोगों को उनसे परमिशन लेकर ही जाना है अगर आप लोग उनको छोड़ रहे हो या कहीं पे जा रहे हो। ऐसा नहीं कि यार कोई बंदा ब्लाइंड है ना, और ब्लाइंड है तो आप उसको अकेले ही छोड़ के चले चले, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। उनको अकेले छोड़ के नहीं जाना है, उनसे परमिशन लेनी है, देन हमको जाना है वहाँ से, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं उनको व्यवस्थित जगह पर छोड़ के, अदरवाइज नहीं तो वो कहीं पे भी जा सकता है, वो तो ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है ना। आप लोग उसको बता भी नहीं रहे हो, परमिशन नहीं दे रहे हो, आप डायरेक्टली चले जाओगे तो उसका तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो आई होप आप लोगों को ये यूनिट पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। और आपको फिर भी अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।